जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th में आपका स्वागत है, जिसमें अपन ने पढ़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। ठीक है, ये कुतर्क दिए गए थे लोगों के द्वारा कि महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, बालिकाओं को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। कल मैंने कहा था आपको एक टेबल तैयार कर दीजिएगा, एक तरफ कुतर्क और एक तरफ इसके जो खंडन किए हैं लेखक ने, वे खंडन अपन उनको आप आज करेंगे। तो कल देखिए पहला कुतर्क क्या दिया था कि महिलाओं को शिक्षित करने से सुख का नाश हो जाता, घर में कलह होती, पढ़ी लिखी नारियां कहना नहीं मानती, अनादर करती है और परिणाम स्वरूप घर की सुख शांति को चैन नहीं रहता, सुख शांति चली जाती है। इस पर लेखक ने कहा कि यदि पढ़ने से सुख जाता हो तो वह पुरुषों के पढ़ने से भी जाएगा। पुरुषों के पढ़ने से भी जाएगा। यदि पढ़ाई में दोष है तो वो दोष तो केवल स्त्रियों पर, ऐसा तो है नहीं कि वो स्त्रियों को तो अहित करेगा और पुरुषों के लिए लाभकारी होगा। यदि मार्केट में कोई खाद्य पदार्थ या कोई टैबलेट कहता है कि इसको लेने से रिएक्शन होगा या इससे तबीयत बिगड़ेगी, तो वो टैबलेट या वो खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है कि महिलाएं खाएंगी तो खराब होगी और पुरुष खाएंगे तो लाभ होगा, ये तो हो नहीं सकता। यदि पढ़ने से ही दोष है, सुख का नाश होता हो, तो वे पुरुष पढ़ेंगे तब भी सुख का नाश होगा, वो केवल महिला। तो ये तर्क आपका औचित्यहीन है, औचित्यहीन है, समानांतर होनी चाहिए। यदि आप ये खुल के कहो कि पढ़ने से सुख का नाश होता तो फिर पुरुषों को भी मत पढ़ाइए। पढ़ाने से महिलाओं को पढ़ाने से सुख का नाश होता, ये बात लॉजिकली तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, नाटकों, संस्कृत नाटकों में संवाद। तो कल कहा था अपन है कि संस्कृत नाटकों में पहली बात तो संवाद है ही नहीं, अगर रेदा गदा कहीं है भी तो वहां पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। पूर्व के नाटककार पुरुष प्रधान नाटकों की रचना है। पूर्व के जो नाटककार थे उन्होंने पुरुष प्रधान नाटकों की रचना की। पुरुष प्रधान होने का तात्पर्य पुरुषों की मुख्य भूमिका जिसमें निर्वहन किया, तो उसी के इर्द गिर्द सारे नाटक की कहानी जो होती थी वो घूमती थी। जब महिलाओं का स्थान नहीं था, तो कहानी में अगर स्थान नहीं है, किसी पात्र का नहीं बनाया गया है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस जमाने में स्त्रियां अशिक्षित थी। ठीक है, नाटकों को आधार पर देखियो कि नाटक इतिहास सम्मत नहीं होते, कहानी इतिहास सम्मत नहीं होती। उनके आधार पर हाँ मोटे तौर पर तो हम अतीत को जान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः वो चीज सत्य हो ये अनिवार्य नहीं है। कई बार चारण और भाट कवि जो पूर्व में जिस राजा के आश्रय में रहते थे, वे अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, थोटी प्रशंसा करने के लिए, झूठी प्रशंसा करने के लिए कुछ इस प्रकार की रचनाएं रच देते थे जिसका इतिहास से कोई मेल नहीं खाता। इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि संस्कृत नाटकों में जो संवाद है, या तो पहली बात तो महिलाओं को पात्र ही नहीं बनाया, और दूसरा बनाया है तो उनसे प्राकृत भाषा में संवाद कराया गया, क्योंकि वो पुरुष प्रधान नाटक थे, नाटककार जो थे वो पुरुष प्रधान नाटकों की रचना की, इसलिए महिलाओं को उन्होंने, तो चंद लोगों ने यदि महिलाओं को स्थान नहीं दिया तो इससे ये साबित नहीं होता कि पूर्व में महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरा है प्राकृत अपढ़ों की भाषा।
प्राकृत अपढ़ की भाषा थी। तो लेखक ने इस बात का यह कहते हुए खंडन किया कि संस्कृत से पूर्व आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। अगर स्त्री प्राकृत बोल रही है तो सामान्य बात थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अंग्रेजों के आने से पूर्व हिंदुस्तान में अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं था, तो लोग हिंदी बोला करते थे। आने वाले 100 वर्षों के बाद यदि ये कहा जाए कि उस जमाने में अंग्रेजी कोई नहीं बोलती थी महिला, इसलिए वो अनपढ़ थी क्योंकि वो हिंदी बोलती थी, तो भाई आम बोलचाल की जो भाषा होगी, संवाद जिसमें होंगे, तो वो अनपढ़ की सूचना में नहीं आता। अगर प्राकृत अपढ़ की भाषा थी तो क्यों बड़े बड़े धर्म ग्रंथ इस भाषा में रचे गए? जैसे त्रिपिटक जैनियों का धर्म ग्रंथ है, तो उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। तो उन्होंने ये जाना प्राकृत भाषा का सहारा इसलिए लिया क्योंकि आम जनता तक बात को पहुंचाया जा सके, जितना सहज और सरल रूप में बात को आगे ला सके वो भाषा श्रेष्ठ होती। तो चूंकि उस काल में प्राकृत आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, सभी लोग उसी में वार्तालाप किया करते थे। हाँ, कुछ विद्वान थे जो संस्कृत का प्रयोग करते थे, तो इससे यह नहीं कह सकते कि प्राकृत अपढ़ की या अनपढ़ की भाषा थी। फिर कहा कि सीता और शकुंतला पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्होंने अपने अपने पतियों का अपमान किया। तो कथा ये बताती है कि शकुंतला को विवाह करने के पश्चात उसके पति ने उसका त्याग कर दिया था, बिना किसी कारण के उसको छोड़ करके चले गए थे। तो कोई महिला जिसका परित्याग कर दिया गया है, तो वो अपमान में अगर कुछ शब्द कहे, गुस्से में कुछ शब्द कहे, तो ये उसके अपढ़ होने की या अशिक्षित होने की या पढ़ाने का दोष होने का कोई कारण नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार सीता, भगवान श्री राम एक धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर दिया था, तो ऐसे में सीता का कुंठित होना, गुस्से में आना लाजमी था। और गुस्से में कई कई जो बातें होती है वो ये सिद्ध नहीं करती कि महिलाओं को पढ़ाना अनुचित है। क्रोध पुरुष को भी आ सकता है, क्रोध महिला को भी आ सकता है, इसमें पढ़ाई बीच में नहीं आती। जहां कहीं पर भी आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो क्रोध आता है, और क्रोध में कटु वचन निकलते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये सब पढ़ने के कारण हुआ। अनपढ़ होते तब भी आत्मसम्मान की रक्षा में कटु वचन निकल सकते थे। देखिए, पढ़ाई से अगर दुर्व्यवहार होता तो वो सबके लिए होता। ऐसा नहीं केवल महिलाएं पढ़ करके दुर्व्यवहार करती, महिलाएं को पुरुष भी दुर्व्यवहार करते। यदि पढ़ाई में दोष होता, पूर्व में मैंने उदाहरण दिया कि यदि कोई खाद्य पदार्थ खराब है तो वो खराब सबके लिए। पढ़ना अगर गलत है तो वो केवल महिलाओं के लिए गलत नहीं, वो फिर पुरुषों के लिए भी गलत है। इसके आगे भी लेखक ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि जितने बड़े बड़े आतंकवादी हुए, ठीक है नहीं, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, लेकिन वे फिर भी बम बनाकर लोगों का नाश कर रहे थे, विनाश कर रहे थे, ठीक है। कई पुरुष वैज्ञानिक बनकर के ऐसे संसाधनों का निर्माण करते हैं जिससे विनाश होता है। हाइड्रोजन अणु बम, परमाणु बम, भांति के हथियार बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब पढ़ने के कारण हुआ। पढ़ने दोष नहीं है, पढ़ाई का कदापि दोष नहीं है।
अगर हाँ, हम उस चीज का उपयोग कैसे करते हैं, जो चीज हमने अर्जित की है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हमारे पास बहुत सी ताकत है, शारीरिक बहुत भयंकर ताकत है। अब उस ताकत का प्रयोग हम अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता जो ताकत है वो बुरा ही करेगा। ताकत को ये मनुष्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका देश काल परिस्थिति और परिवेश जो होता है उस पर निर्भर करता है कि वो पढ़ाई का उपयोग या शिक्षा का उपयोग उचित तरीके से करेंगी या अनुचित तरीके से करेंगे। इसलिए ये कह देना कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, हाँ एक क्षण के लिए लेके कहते हैं कि मैं ये सब तर्क मान भी लूं कि ये सही है, ठीक है नहीं, तो हो सकता है कालांतर में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी कि उस काल में स्त्रियों पर कुछ प्रतिबंध लगे शिक्षा को लेकर के, लेकिन उस समय की भूल को लेकर आज वर्तमान तक चलना ये कहाँ का न्याय है। हो सकता है उस समय हमारी गलती हो गई होगी, कई बार होता है मनुष्य से कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन उन गलतियों को ढूंढना ये और बड़ी गलती है। इसलिए अगर वो गलती हो भी गई है तो उस गलती का वर्तमान में सुधार कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है उसी लकीर के फकीर बन करके हमको बैठना चाहिए। यदि ये सब मैं बातें एक क्षण के लिए मान भी लूं कि स्त्रियों को पढ़ाने से ये सब होते हैं, फिर भी ये उस काल की बातें हैं। वर्तमान समय में इन सब चीजों को भूल करके हमें आगे बढ़ना होगा। स्त्री और पुरुष ऐसा कहा जाता है कि परिवार की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, यदि एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए दोनों का शिक्षित होना नितांत अनिवार्य है। इसलिए ये सारे तर्क जो है कुतर्क है। तो ये पाठ जो है आपका आज यहाँ पर समाप्त होता है। कल इसके अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिससे इस पाठ को और अधिक सहजता से और सरलता से अपन समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।